हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस समय सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल का जो चौथा चैप्टर है कृषि। तो उसमें पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी भारत की मुख्य फसलें हैं और उनका जो उत्पादन होता है किन राज्यों में होता है, यानी कि किन राज्यों में उसे उगाया जाता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। देखिए, जैसा हमें मालूम है कि भारत में जो कृषि है वो हजारों सालों से की जा रही है। भारत में कृषि सैकड़ों साल हजारों साल से हो रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव के कारण क्या हुआ है कि भूमि संसाधन के प्रयोग से क्या हुआ है, कृषि का जो विकास हुआ है वो अवरुद्ध हुआ है। यानी कि भूमि संसाधन के प्रयोग से और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में, प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में भूमि संसाधन के प्रयोग से क्या हुआ है, कृषि का जो विकास है वो अवरुद्ध हुआ है। यानी कि कृषि की जो गति है, कृषि करने की जो गति है वो मंद हुई है। देखिए, भारत में जो सिंचाई के साधन है वो उसका विकास हो चुका है। सिंचाई के साधन का विकास हो जाने के बावजूद भी क्या हुआ है कि देश के एक बड़े भाग पे जो किसान है वे वर्षा पे, यानी कि देश के बड़े भाग पे जो किसान लोग हैं वे वर्षा पे निर्भर करते हैं और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पे निर्भर करते हैं। सिंचाई का विकास हो चुका है भारत में, लेकिन इसके बावजूद देश के एक विशाल भाग में लोग सिंचाई के लिए किस पे निर्भर करते हैं, वर्षा पे और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पे निर्भर करते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा क्या है कि समस्या है। भारत की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब जो 60% है भारतीय जो कृषि है वो 60% लोगों की, भारतीय जनसंख्या के 60% लोगों को आजीविका उपलब्ध कराती है। क्या करती है, 60% लोग इस पे निर्भर करते हैं, कि 60% लोगों को ये आजीविका उपलब्ध कराती है। अब क्या है, अब इसमें क्योंकि कमी है, भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा, संस्थागत सुधार, तकनीक और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि 60% लोगों को, 60% जनसंख्या को क्या करती है, आजीविका उपलब्ध कराती है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में क्या किया गया कि संस्थागत सुधार के लिए क्या किया गया, जोतों की चकबंदी की गई, यानी कि खेतों की क्या की गई, चकबंदी की गई। जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद भूमि के सुधार के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इसमें पहला क्या किया, जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता की शुरुआत की गई और जमींदारी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जमींदारी को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1900 कब शुरू हुआ, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके बारे में ध्यान दिया गया, भूमि सुधार के बारे में ध्यान दिया गया, क्योंकि भूमि सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाता है और भूमि सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए जो 1951 का प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और इसके साथ साथ क्या किया गया, देखिए, भूमि पे पुश्तैनी जो अधिकार था, लोगों को भूमि पर पुश्तैनी अधिकार था और जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वो अधिकार, जब भूमि के लोगों का पुश्तैनी अधिकार है और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि उस भूमि का जो जोतों का आकार वो छोटा होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ खेत है, किसी के पास 1 एकड़ खेत है, उसके घर 2 बच्चे पैदा हुए, बाद में अलग हुए तो उनके पास आधा एकड़ खेत हुआ, फिर उनके 2 बच्चे हुए तो 1/4 एकड़। इस तरह से भूमि के जो जोतों का आकार वो छोटा होता चला जा रहा है, इसलिए चकबंदी की व्यवस्था की गई। तो ये भूमि के सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे। देखिए, भूमि के सुधार के कानून तो बने हैं, भूमि के सुधार के बहुत सारे कानून बने, परंतु उसे उसको लागू करने में क्या किया गया, ढील दिया गया, यानी कि उसको कठोरता से उसको लागू नहीं किया गया। 1960-70 में क्या किया गया, 1960-70 के दशक में कृषि की सुधार की शुरुआत की, यानी कि कृषि में सुधार की व्यवस्था की गई। उसी दौरान हरित क्रांति भी आया था और पैकेज टेक्नोलॉजी पे आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के लिए क्या किया गया, रणनीति आरंभ किया गया। 1960-70 के दशक में क्या किया गया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के लिए क्या किया गया
इसके लिए आपको रणनीति तैयार की गई कि इसको किस तरह से लागू करना है। इसके बाद क्या किया गया, हरित क्रांति लागू करने के साथ साथ हाँ, जो हरित क्रांति था ये हम सभी को मालूम है कि ये पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि जो हरित क्रांति लागू किया गया वो पूरे भारत में फैल गया। तो ये कुछ राज्यों में से पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, इन कुछ गिने चुने राज्यों में ही हरित क्रांति को लागू किया गया, जिससे क्या हुआ कि वो फायदा उन्हीं क्षेत्रों को मिला, यानी कि इसका जो विकास वो सीमित क्षेत्रों में ही हुआ। फिर क्या किया गया, क्योंकि इसका विकास सीमित क्षेत्र में हुआ, तो फिर 1980 और 90 के दशक में 1980 और 90 के दशक में क्या किया गया कि भूमि में सुधारों के लिए अन्य प्रयास किए गए। 1980-90 के दशक में भूमि के सुधार के लिए अन्य प्रयास किए गए। अब उसके लिए क्या किया गया, देखिए सूखा के लिए, बाढ़ आने पे, सूखा पड़ने पे, बाढ़ आने पे, चक्रवात आने पे या आग लगने पे और बीमारी पे के लिए क्या किया गया, फसल बीमा की शुरुआत की गई। उसके लिए इन सभी के लिए क्या किया गया, फसल बीमा की शुरुआत की गई। और इसके साथ साथ क्या किया गया, इसके साथ साथ कि किसानों को सस्ते दाम पर ऋण देने के लिए, कम दर पर ऋण देने के लिए, कम ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंकों की स्थापना की गई, समितियों के सहकारी समितियों की स्थापना की गई, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ताकि किसानों को सस्ते दामों पे ऋण मिल सके और सस्ते दर पे ऋण मिल सके और वो अपने खेतों में आसानी से फसलों को उगा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा क्या किया गया, देखिए किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या किया, किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। किसानों को लाभ देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई। किसानों को लाभ देने के लिए एक तो किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरा दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा क्या किया गया, दुर्घटना बीमा के अलावा इसके अलावा दूरदर्शन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी पे मौसम की जानकारी दी गई और कृषि से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। यानी कि जो रेडियो होता है, आकाशवाणी जो चैनल होता है और जो दूरदर्शन का चैनल होता है टीवी पे, उस पे क्या किया गया, मौसम विभाग की मौसम से संबंधित जानकारी दी गई और इसके अलावा कृषि से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए, जिससे किसान जो हो वो उन न्यूज को सुन के उसको अपने कृषि से संबंधित उपयोग में ला सकें। इसके अलावा क्या किया गया, बिचौलियों से किसानों को, बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए, ठग होते हैं, ठग और बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए एक सहायता राशि, किसानों को सीमित सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि किसानों के कुछ चुनिंदा फसल, जो मुख्य फसल होती हैं, उसके एक निश्चित दाम, एक निश्चित मूल्य उसका निर्धारित किया गया, ताकि लोग, जो व्यापारी, छोटे टाइप के व्यापारी, ठग व्यापारी होते हैं या जो बिचौलिए होते हैं, वो किसानों का शोषण न करें। एक निश्चित मूल्य निश्चित की गई हर फसल का, ताकि किसान को भी मालूम हो कि इस फसल का गेहूं का दाम कितना है, चावल का दाम कितना है, वो उस हिसाब से उसमें क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये सब सरकार के द्वारा किया गया। अब ये क्या था, ये कृषि में सुधार के लिए ये व्यवस्थाएं की गई, हरित क्रांति लाया गया, श्वेत क्रांति लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई, दुर्घटना बीमा की स्थापना की गई, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सभी की व्यवस्था की गई। किस लिए कि इससे किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हो। तो ये सब सरकार के द्वारा काम किया गया। अब अगला हमें पॉइंट पढ़ना है कि कृषि का, ये तो था कृषि में सुधार। अब कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन में क्या योगदान होता है, क्योंकि कृषि क्या है, कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि कृषि के 2/3 लोग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो अगला पॉइंट है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और
उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। देखिए जो कृषि है, भारतीय जो कृषि है वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के बगैर अगर हम ये सोच रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर लेगी तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कृषि बहुत सारे उद्योगों को क्या देती है, कच्चा, बहुत सारे उद्योगों के लिए ये आधार है, क्योंकि वो कच्चा माल बहुत सारे उद्योगों को उपलब्ध कराती है। तो जो कृषि को क्या कहा जाता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से घटता रहा है। 1951 से घटता रहा है, कब से, 1951 से। सकल घरेलू उत्पाद में पहले कृषि का योगदान बहुत अधिक था, लेकिन अब 1951 से क्या हुआ, इसका अनुपात, इसका योगदान का अनुपात जो है लगातार घटता रहा है। और फिर भी ये 2010-11 में जब गणना की गई, उस समय भी 2010-11 में भी क्या था कि 52% लोग क्या थे, कृषि से रोजगार से जुड़े हुए थे, यानी कृषि से संबंधित रोजगार से जुड़े हुए थे। कितने परसेंट लोग, 52% लोग, यानी कि ये 52% लोगों को कृषि क्या कर रही थी, आजीविका उपलब्ध करा रही थी। तो ये 52% लोगों के लिए क्या थी, आजीविका का साधन थी। अब देखिए कृषि जो है, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद अगर घटता रहा तो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। जो कृषि का लगातार 1951 से सकल घरेलू उत्पाद लगातार घटता रहा है, फिर भी ये 52% लोगों को तो आजीविका उपलब्ध कराई है, रोजगार आजीविका उपलब्ध कराई, लेकिन फिर भी 1951 से क्या हुआ, घटता रहा। अगर ये इसी तरह से सकल घरेलू उत्पाद जो है, कृषि से संबंधित जो सकल घरेलू उत्पाद है वो घटता रहा, इसका अंश घटता रहा, तो एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कृषि किसी भी प्रकार की गिरावट, कृषि में किसी भी प्रकार की अगर गिरावट होती है तो वो अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट होगा। अगर कृषि के विकास में गिरावट होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कृषि, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो कृषि पे आधारित है, कृषि पे निर्भर है, तो अगर कृषि पे अर्थव्यवस्था, कृषि का मतलब कि विकास दर गिर रहा हो तो वो विकास दर अर्थव्यवस्था का भी गिरेगा, और अन्य क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र कृषि पे निर्भर करते हैं तो उनका भी क्या होगा, विकास दर गिरेगा। तो कृषि एक महत्वपूर्ण, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कृषि का अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। तो अगर कृषि का ये गिरेगा, यानी कि कृषि का विकास दर गिरेगा, तो क्या होगा, कृषि के विकास दर गिरने के साथ अर्थव्यवस्था भी गिरेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, इसीलिए सरकार ने कृषि के महत्व को समझते हुए, कृषि के महत्व को समझते हुए अर्थव्यवस्था तथा अन्य क्षेत्रों में सरकार ने क्या किया, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया, आधुनिकीकरण का प्रयास किया। इसमें क्या किया कि भारत सरकार ने क्या किया, काम किए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। कृषि के विकास के लिए, कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई, प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, बागवानी की स्थापना की गई, मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, और मौसम में पूर्वानुमान की स्थापना, मतलब कि उसकी शुरुआत की गई, ताकि किसान जो है वे क्या कर सकें, पशु के संबंधी पशुपालन, और किसानों का पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ चलता रहे। क्योंकि पशुपालन भी, कृषि के साथ साथ किसान क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो कृषि के साथ साथ पशुपालन करने से उनकी जो आय होती है किसानों की वो बढ़ती है। तो ये दोनों के लिए, पशुपालन से संबंधित और कृषि के भूमि में सुधार करने के लिए सरकार ने ये प्रयास लगातार जारी रखा है। देखिए अब कुछ आंकड़ों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये खंड है 2013-14, 2014-15, 2015-16। देखिए ये जो कृषि है, कृषि का जो
विकास दर है वो लगातार घटता रहा है। जब जनगणना 2016 में जो रिपोर्ट आया, 2016 के रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 में जो कृषि का विकास दर था वो कितना था, 4.2 था। वही 2014-15 में घट कर कितना हो गया, -0.2। फिर 2015-16 में ये थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 1.1 ही रहा। इसी तरह से उद्योगों में क्या होगा कि 5.0 रहा, यानी 5.5 रहा 2013-14 में। 2014-15 में बढ़कर 5.9 हुआ, और फिर 2015-16 में घट के बढ़ गए 7.3 हुआ। फिर इसी तरह से अन्य जो सेवाएं थी, सेवाओं में 2013-14 में क्या हुआ कि 7.8 था जो विकास दर था सेवाओं का। 2013-14 में 7.8 था, और 2014-15 में 10.3 था, और फिर 2015-16 में कितना था, 2015-16 में 9.2 था। इसी तरह से जो सकल घरेलू उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है। इन्हीं तीनों से सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ा जाता है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना था, 6.2 था, सॉरी 6.6 था 2013-14 में। 2014-15 में बढ़कर 7.2 हो गया, और 2015-16 में बढ़कर कितना हुआ, 7.6 होगा। तो इस तरह से देखिए सकल घरेलू उत्पाद तो लगातार बढ़ता रहा है। 2013-14 में 6.6, 14-15 में 7.2, और 15-16 में 7.6। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो तो लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आजीविका के लिए जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद तो लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन आजीविका जो उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यानी कि नौकरी रोजगार जो उपलब्ध होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ कृषि जो एक मुख्य अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, इसमें गिरावट देखने को मिली है। कृषि में लगातार गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि मिलती रही है। अब देखिए वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में जो भारतीय किसान है, वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जो वर्तमान के किसान है उन्हें अंतरराष्ट्रीय जो विदेशों में जो किसानी मतलब कि विदेशों में जो कृषि होती है उससे काफी बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। देखिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है कि जो भारतीय किसानों का जो फसलों का उत्पादन लागत है वो बढ़ जाता है। जो फसलें बोई जाती हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है उससे उत्पादन लागत बढ़ जाता है, तो ये समस्या रही है। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि सरकार के विभिन्न भारतीय जो उत्पाद हैं उसके आयात के सरकार ने आयात को कम कर दिया, आयात कर घटा दिया, जिससे कृषि की अन्य समस्याएं, कृषि के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने क्या किया, जो मुख्य उत्पाद होते हैं उसके आयात कर को घटा दिया, जो कृषि के लिए काफी बड़ी समस्या थी। इसके अलावा कृषकों ने क्या किया, कृषकों ने पूंजी निवेश को घटा दिया। अपने खेती में, अपने कृषि में कृषकों ने पूंजी निवेश को घटा दिया, जिससे क्या हुआ, पूंजी निवेश से घटाने से कृषि में रोजगार के अवसर घटने लगे, यानी कृषि में जो रोजगार के अवसर होने चाहिए वो हो नहीं पाए। रोजगार लगातार कृषि में भी घटता रहा है। ये सब इसके कारण है कि कृषि दिन पर दिन क्या होती जा रही है, कृषि का अर्थव्यवस्था में जो योगदान होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसके यही कारण है कि उत्पादन लागत अधिक हो जा रहा है, और उसका जो आयात कर है उसको घटाया गया है, और इसके साथ साथ जो कृषि में जो पूंजी निवेश किए जाता है वो किसानों ने किया नहीं है। इसलिए क्या हुआ है, कृषि का जो स्तर है लगातार गिरता रहा है। अब अगला पॉइंट क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ये इसमें का लास्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, विदेशों से संबंध। वैश्वीकरण का मतलब यह होता है विदेशों से संबंध। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव।
देखिए वैश्वीकरण जो है कोई नई घटना नहीं है, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। यह क्या है, यह ब्रिटिश काल में भी क्या होता है, वैश्वीकरण कोई नया घटना है। ये कब से था, ये वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश 17वीं 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश भारत आए थे, जब ब्रिटिश भारत आए थे तो यानी कि जो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई उपनिवेश काल में शुरू हो गई थी। उपनिवेश काल में भी वैसे ही थी, वैश्वीकरण काफी पुराना है, ये उपनिवेश काल में भी था। और जब ब्रिटिश भारत 17वीं 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उस समय तक क्या किया था, मसालों का व्यापार किया जाता था। यानी कि भारतीय जो मसाले होते थे वे विदेशों को निर्यात किए जाते थे। यहाँ तक कि जो दक्षिणी भारत के किसान थे, दक्षिणी भारत के जो किसान लोग थे, उन्हें मसालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित, मसालों के उत्पादन के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। और उस समय जो अन्य पदार्थ, जो अन्य खाद्य पदार्थों का विदेशों में निर्यात किया जाता था, उसमें जो मसाले थे वो भी क्या थे, मसालों की भी मुख्य भूमिका थी। यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ विदेशों को निर्यात किए जाते थे उसमें मसाले भी क्या था, मसालों की भी एक प्रमुख स्थान था। अब 1990 के बाद जो वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को क्या किया गया, 1990 का जो वैश्वीकरण हुआ, 1990 के बाद जो वैश्वीकरण हुआ उसमें किसानों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद के वैश्वीकरण में किसान जो थे उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि उस समय चावल जो था, चावल आपका हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, काफी हो गया, जूट हो गया और मसाले, इन सभी का उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान था। चावल में, कपास में, रबर में, चाय में, काफी में, जूट में, मसाले में, इन सभी के उत्पादन में भारतीयों का क्या था, प्रमुख स्थान था। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि विकसित देशों की जो स्पर्धा थी, विकसित देशों से स्पर्धा थी, उसमें भारतीय किसान क्या हुए, असफल हो गए। इतने चावल, कपास, रबर, चाय, काफी, जूट, मसालों में भारतीय लोग, मतलब इसके उत्पादन में भारतीयों का मुख्य स्थान था, भारत का प्रमुख स्थान था, पहले या दूसरे नंबर पे भारत था। लेकिन इसके बावजूद विदेशों से प्रतिस्पर्धा में, विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ कि भारतीय कृषि असफल हो गया। अगर देखिए, अगर कृषि में सुधार लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कृषि में सुधार लाना है तो सीमांत जो किसान होते हैं और जो छोटे किसान होते हैं उनके सुधार पर बल देने की आवश्यकता है। सीमांत और छोटे किसान होते हैं उन किसानों पे बल देने की आवश्यकता है। देखिए हरित क्रांति के द्वारा लंबा चौड़ा वादा किया गया। हरित क्रांति जब आई तो लगा कि हरित क्रांति क्या करेगी, भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं उसको सुधार देगी। लेकिन ये भी क्या हुआ, विवादों से घिर गई। हरित क्रांति भी विवाद का विषय बन गई, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, हरित क्रांति के दौरान रासायनिकों का अधिक प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के दौरान क्या किया गया, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और अन्य चीजों का अधिक प्रयोग किया गया। तो जलस्रोतों को सूखने, इन रासायनिक दवाओं का अधिक प्रयोग किया गया, जलास्रोतों को सूखने और जैव जो विविधता थी उसका विलुप्त होने के कारण क्या हुआ, जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण कृषि का निम्नीकरण हुआ। यानी कि कृषि का विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं। हरित क्रांति के दौरान कुछ राज्यों को छोड़ दिया, अन्य राज्यों में कृषि का विकास हुआ ही नहीं, बल्कि भूमि का क्या हुआ, निम्नीकरण हुआ। अब इसके अलावा अब देखिए आजकल क्या है, आजकल कार्बनिक कृषि जो ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है, आजकल ज्यादा लोग किस पे निर्भर कर रहे हैं, कार्बनिक कृषि पे, यानी कि ऑर्गेनिक कृषि है, इसका प्रचलन है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो कारखानों से उर्वरक बनाए जाते हैं या कीटनाशक दवाएं बनाई जाती हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस खेती में, कार्बनिक खेती में या ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक दवाओं या रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके बिना ये खेती होती है और जिसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक कृषि से क्या होता है कि पर्यावरण पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कीटनाशकों, रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए इस समय के जो अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या भारत में बढ़ रही है और जोतों का आकार छोटा हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि 1 एकड़ में 1 लड़का है, फिर 2 लड़के हुए तो आधा एकड़, इस तरह से बढ़ता है। तो जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अगर ऐसे में अगर लोग जो भारतीय कृषक हैं वो खाद्यान्न की खेती करेंगे
तो अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में और खेतों का आकार छोटा है, अगर ऐसे में भारतीय कृषि जो कृषक हैं वे खाद्यान्न की खेती करेंगे तो उनका भविष्य क्या है, अंधकारमय है, यानी कि उनका भविष्य काफी खराब है। ऐसा इसलिए कि देश में जनसंख्या है उसमें 83.3 करोड़ लोग हैं, 83.3 करोड़ कृषि पे निर्भर करते हैं। और कृषि जिसपे भूमि पे खेती की जाती है वो कितनी है, 25 करोड़ हेक्टेयर। 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे 83.3 करोड़ लोग खेती करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति पे आधा हेक्टेयर से भी कम आता है, यानी कि एक व्यक्ति के पास आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। तो ऐसे में भारतीय किसानों को क्या करना चाहिए, भारतीय किसानों को सस्यावर्तन खेती करना चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें ऐसी फसल उगाना चाहिए, खाद्यान्न फसलों की जगह पे उन्हें ज्यादा कीमत देने वाले पौधे उगाना चाहिए। सस्यावर्तन खेती का मतलब क्या होता है, सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है, सस्यावर्तन का मतलब ये होता है कि भारतीयों को खाद्यान्न की फसलें आयात करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, भारतीयों को खाद्यान्न की जो फसलें होती है, चावल गेहूं दालें, इसको आयात करना चाहिए। सस्यावर्तन का ये मतलब होता है। तो भारतीयों को सस्यावर्तन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, खाद्यान्न की फसलों की जगह पे ज्यादा कीमत देने वाले पौधों का उत्पादन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी आय बढ़ेगी। जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो खाद्यान्नों को खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल करता है, जैसे कि चिली करता है। इजराइल चिली देश के लोग क्या करते हैं कि वे सस्यावर्तन करते हैं, यानी कि विदेशों से आयात करते हैं, खाने वाली फसलों को आयात करते हैं और अपने देश में महंगी फसलों को बोते हैं। जैसे फल बोते हैं, वे फल का उपयोग करेंगे, अंगूर की खेती करेंगे और बहुत सारे फलों की खेती करते हैं जिससे शराब बनाया जाता है। वो महंगे उत्पाद हैं, वो महंगे दामों में बिकते हैं, उनकी आय बढ़ती है और वे सस्ते दामों वाले आयात, यानी कि सस्ते दामों में जो खाद्यान्न बेचते हैं, बिकते हैं, चावल गेहूं, उसको क्या करते हैं, वे आयात करते हैं, यानी कि खरीद लेते हैं। देखिए जो फल हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं, औषधि पौधे हैं, बायोडीजल जो फसलें हैं और इसके अलावा जो फूल है और सब्जियां हैं, ये जितने भी हैं इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है बजाय चावल और गन्ना में। चावल और गन्ना में काफी अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि इन फलों में, फूलों में, बायोडीजल में, ये औषधि पौधों में पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इससे इनमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इससे पानी भी ज्यादा लगता है। तो हमें ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कीमती हो, जिनके दाम अधिक हो और खाद्यान्न की फसलों का हमें आयात करना चाहिए, यानी कि खाद्यान्न की फसलों को हमें खरीदना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज्यादा कीमती वाले पौधे उगाने से, फसल उगाने से ज्यादा आय होगा और हम सस्ते दामों पे अनाज खरीद लेंगे, क्योंकि इनका दाम क्या होता है, सस्ता होता है, कम होता है। तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो पर्यावरण है उस पर भी निम्न प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरण में जो समस्या है वो भी उतनी नहीं होगी। ज्यादा पानी इसमें लगता है, जल स्तर नीचे जाता है, तो वो भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सस्ते दामों वाले जो फसलें हैं, उनकी खाद्यान्न फसलें, उनके स्थान पे महंगे दामों वाले फसलें उगाने चाहिए और हमें सस्यावर्तन करना चाहिए, यानी कि विदेशों से आयात करना चाहिए, खाद्यान्न की फसलें आयात करनी चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर, जो कुछ पॉइंट थे वैश्वीकरण और कृषि पे प्रभाव, वो बस आज के लिए इतना ही था। तो जो लेसन 4 था कृषि, वो आज समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, होगा आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।